नमस्कार और आदाब मेरे तमाम दोस्तों के नाम तुम्हारे दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर तुम्हारे अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ हाजिर हूँ। एक अहम सवाल ये है कि क्या ग्रह नवांश चार्ट में उच्च के हो जाते हैं या फिर किसी योग में चले जाते हैं। हम जानते हैं कि नवांश चार्ट 9वां भाग चार्ट होता है या लग्न चार्ट के अलावा अहम भाग्यांश चार्ट में से एक है और लग्न चार्ट के बाद सबसे अहम चार्ट है। नवांश चार्ट क्या बला है? ये तब बनता है जब तुम किसी राशि के 9 हिस्से करते हो और फिर उन 9 हिस्सों से तुम एक अलग लग्न बनाते हो और फिर तुम देखते हो कि लग्न चार्ट में ग्रह किस हिस्से में पड़ रहे हैं। उस 9वें हिस्से के जो तुमने बनाया था वही नवांश चार्ट बन जाता है, ग्रहों का भाग्यांश चार्ट और सबसे अहम चार्ट। और हम नवांश चार्ट का इस्तेमाल खास तौर पर रिश्तों के लिए करते हैं और जिंदगी में कुछ नतीजे देखने के लिए भी। मगर क्या नवांश चार्ट लग्न चार्ट में ग्रहों की पोजीशन को सप्लीमेंट कर सकता है? मतलब क्या वो लग्न चार्ट में ग्रह की प्लेसमेंट को ओवररूल या ओवरराइड कर सकता है? और अगर लग्न चार्ट में ग्रह नीच का दिख रहा है मगर नवांश चार्ट में उच्च का दिख रहा है तो क्या वो सच में उच्च का हो जाता है? दूसरा, अगर नवांश चार्ट में कोई योग बनता दिखे जैसे राजयोग तो क्या वो लागू होता है? मिसाल के तौर पर अगर लग्न चार्ट में लग्न में बृहस्पति है और दूसरे घर में चांद है तो जाहिर है कि कोई युति नहीं है और कोई गजकेसरी योग नहीं है। मगर अगर ये दोनों नवांश चार्ट में एक साथ दिखें, फर्ज करो कर्क राशि में जहां बृहस्पति उच्च का हो जाता है और चांद अपनी राशि में हो, तो क्या तब कोई तगड़ा गजकेसरी योग लागू होता है? क्या तुमने इस पर कभी गौर किया? क्या नवांश चार्ट में योग और ग्रहों का उच्च होना लागू होते हैं और क्या वो तगड़े नतीजे देते हैं या बहुत तगड़े? और क्या वो लग्न चार्ट में ग्रह के नतीजों को ओवरराइड करते हैं? जरा कुछ सेकंड के लिए इस पर सोचो और अपने दिमाग में एक जवाब बनाओ। अब तुम्हारे दिमाग में जवाब है, ठीक है? ये रहा इसका सीधा सादा हल। फर्ज करो तुम एक पिज्जा के 9 टुकड़े करते हो। 9 टुकड़े। क्या पिज्जा का 9वां टुकड़ा केक बन जाता है? नहीं बनता, है ना? अगर तुम उसे केक के डिब्बे में पैक कर दो तो क्या वो केक बन जाता है? वो केक नहीं बनता। पिज्जा चाहे तुम उसके एक हिस्से करो, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 10 हिस्से या 100 हिस्से, पिज्जा का 100वां हिस्सा भी पिज्जा ही रहेगा। वो कभी केक नहीं बन सकता, चाहे तुम उसे केक के डिब्बे में ही क्यों न रख दो। तो सीधी सी बात है, ग्रह अगर वो लग्न में किसी खास प्लेसमेंट पर है तो वो प्लेसमेंट हर वक्त लागू होता है। बस फर्क इतना है, तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करो तुम्हारा एक दोस्त रूस में रहता है और तुम इंडिया में हो। वो अपने कमरे में है, बेडरूम में कहो, और तुम अपने बेडरूम में हो और तुम वीडियो कॉल पर बात कर रहे हो। फिर तुम्हें ड्राइंग रूम में कुछ आवाज आती है और तुम्हें लगता है कि कोई घुसपैठिया है। तुम उससे कहते हो, यार मुझे लगता है ड्राइंग रूम में कोई घुस आया है। मैं हॉकी स्टिक उठाता हूँ और बल्ला लेकर ड्राइंग रूम में जाता हूँ। अगर कोई घुसपैठिया है तो उस पर हमला कर दूं या उसे दबोच लूं या फिर चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों को बुलाऊं और बल्ला हॉकी दिखा के उसे धमका दूं, तो वो या तो भाग जाएगा या फिर दब जाएगा या किसी कोने में बैठ जाएगा। कम से कम वो ये तो देखेगा कि मैं उससे ताकतवर हूँ क्योंकि मेरे हाथ में बल्ला या हॉकी है। और तुम ड्राइंग रूम की तरफ भागते हो। अब तुम्हारा दोस्त रूस वाला भी अपने ड्राइंग रूम की तरफ भागता है। अब तुम दोनों अपने अपने ड्राइंग रूम में हो। मसला ये है कि तुम इंडिया में अपने ड्राइंग रूम में हो और तुम्हारा दोस्त मॉस्को में अपने ड्राइंग रूम में है। तो सिर्फ इस बात से कि वो भी ड्राइंग रूम में है और तुम भी ड्राइंग रूम में हो, क्या तुम दोनों की एनर्जी एक साथ आ जाती है? क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारी मदद कर सकता है अगर तुम्हारे ड्राइंग रूम में कोई घुसपैठिया तुम पर हमला करने वाला है? नहीं। सिर्फ इस बात से कि तुम ड्राइंग रूम में हो और तुम्हारा दोस्त ड्राइंग रूम में है, तुम एक साथ नहीं हो, तुम्हारी एनर्जी एक नहीं हो रही। तो अगर कोई सीधा सा सवाल पूछे, क्या तुम और तुम्हारा दोस्त एक साथ बैठे हो? तो तुम कहोगे नहीं। क्या तुम दोनों ड्राइंग रूम में बैठे हो? तो तुम कहोगे हाँ। तो यही है कंफ्यूजन। अगर तुम दोनों एक साथ नहीं हो तो तुम दोनों ड्राइंग रूम में कैसे हो सकते हो? मतलब तुम एक ही ड्राइंग रूम में नहीं हो। यानी हर राशि को जब तुम बांटते हो, या फिर लग्न को ही ले लो, अगर तुम लग्न के 9 हिस्से करते हो या जो राशि लग्न में है उसके 9 हिस्से करते हो,
तो पहला हिस्सा एक राशि 30 डिग्री की होती है। पहला हिस्सा 3 डिग्री 20 मिनट का होगा। अगर तुम 10 हिस्सों में बांट रहे हो तो पहला हिस्सा 3 डिग्री का होगा, दूसरा हिस्सा 3 डिग्री का, वगैरह वगैरह। तो 30 डिग्री के 3-3 डिग्री के हिस्से होंगे। नवांश में, या जब तुम नवांश चार्ट बना रहे हो तो तुम 9 हिस्सों में बांटते हो। तो अगर ये मेष राशि है और तुम इसके 9 हिस्से कर रहे हो तो हर हिस्सा 3 डिग्री 20 मिनट का बनेगा। तो पहला 3 डिग्री 20 मिनट का हिस्सा मेष होगा, दूसरा 3 डिग्री 20 मिनट का हिस्सा वृषभ होगा, तीसरा 3 डिग्री 20 मिनट का हिस्सा मिथुन होगा, और यूं ही आगे यहां तक के मेष से धनु तक चला जाएगा। और फिर वृषभ राशि के 9 हिस्से मकर से शुरू होंगे। तो वृषभ के पहले 3 डिग्री 20 मिनट मकर होंगे, अगले 3 डिग्री 20 मिनट कुंभ होंगे, और यूं ही आगे। इसका मतलब लगभग हर राशि में कमोबेश कोई न कोई मेष नवांश या वृषभ नवांश मिल ही जाएगा। चलो एक मिसाल लेते हैं। शनि ग्रह की मिसाल ले लो। शनि 20 डिग्री पर तुला राशि में उच्च का होता है। तुला उसकी उच्च की राशि है, मगर शनि तुला राशि में जहां कहीं भी हो उच्च का नहीं हो जाता। किसी ग्रह का उच्च होना किसी खास डिग्री पर होता है। तो अगर शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर है तो वो उच्च का दिखता है, और वो स्वाति नक्षत्र में पड़ता है और उच्च का दिखाता है। मगर वो किस नवांश में है? अगर तुम तुला राशि के 9 हिस्से कर रहे हो तो 20वीं डिग्री मीन नवांश में आती है, यानी तुला राशि का मीन हिस्सा। तो अगर लग्न चार्ट में शनि तुला में 20 डिग्री पर है तो वो तुला राशि में दिखेगा, चाहे जिस घर में पड़े, मगर नवांश चार्ट में वो मीन राशि में दिखाई देगा। तो अब तुम देखोगे कि लग्न चार्ट में शनि उच्च का दिखेगा, मगर नवांश चार्ट में वो मीन राशि में दिखेगा, उच्च का नहीं दिखेगा। लेकिन शनि अपनी उच्च की सही 20 डिग्री पर है, तो शनि लग्न में उच्च का है। 20 डिग्री पर वो उच्च का है, मगर नवांश में उच्च का नहीं दिखेगा क्योंकि वो मीन में है, स्वाति नक्षत्र में। तो उच्च होना किसी खास डिग्री पर किसी खास नक्षत्र में देखा जाता है। नक्षत्र बहुत अहम है। अगर ग्रह किसी दूसरे नक्षत्र में चला जाता है, भले ही वो किसी ऐसे नवांश में हो जहां उसकी उच्च की राशि पड़ती हो, भले ही वो वृश्चिक राशि में तुला नवांश में हो, मगर नक्षत्र अलग है तो वो उच्च का नहीं होता। तुम्हें एक और निशानी देता हूं। शनि अगर 20 डिग्री की जगह 0.1 डिग्री और बढ़ जाए, बस कुछ मिनट और, जो डिग्री का बहुत छोटा हिस्सा है, अगर वो 20.1 डिग्री हो जाए तो नवांश चार्ट में वो मेष राशि में दिखेगा और विशाखा नक्षत्र में चला जाएगा, वो स्वाति में नहीं रहेगा। तो 20वीं डिग्री पर वो लग्न चार्ट में उच्च का दिखाएगा, मगर 20.1 डिग्री पर लग्न चार्ट में तुला में ही दिखेगा, मगर नवांश चार्ट में मेष नवांश में दिखेगा। तो अब सिर्फ 0.1 डिग्री के फर्क से, 1 डिग्री का तो फर्क नहीं, 0.1 डिग्री का फर्क है। क्या तुम ये कहोगे कि लग्न चार्ट में ग्रह तो उच्च का है मगर नवांश में नीच का हो गया, तो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई? ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास 6 गोलियों वाली बंदूक है, रिवॉल्वर, और तुम एक गोली निकाल दो, तो भी तुम्हारे पास काफी ताकत है। तुम किसी को डरा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास बंदूक है और उसमें 5 गोलियां हैं। ऐसा नहीं हो जाता कि तुमने बंदूक ही खो दी, सिर्फ 0.1 डिग्री के फर्क से। तो ऐसे नहीं चलता। चलो शनि की कुछ और प्लेसमेंट देखते हैं और ये भी देखते हैं कि वो लग्न चार्ट में अलग अलग डिग्री और राशियों में कैसे दिखेगा, मगर नवांश चार्ट में उच्च का दिखेगा। अगर शनि 12 डिग्री पर वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि वो है जहां शनि की बहुत ताकत घट जाती है। तो अगर लग्न चार्ट में वो वृश्चिक राशि में 12 डिग्री पर है, नवांश चार्ट में वो तुला राशि में दिखेगा, मगर अब वो अनुराधा नक्षत्र में है। तो सिर्फ इस बात से कि अब वो नवांश चार्ट में तुला नवांश में दिख रहा है, मगर नक्षत्र अनुराधा है, क्या तुम फिर भी कहोगे कि शनि उच्च का है? एक और मिसाल देता हूं। शनि के बारे में मजेदार बात यह है कि मकर राशि में 0 से 30 डिग्री के बीच वो जहां कहीं भी हो, वो नवांश चार्ट में कभी उच्च का नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं। देखो, जब कभी तुम्हें लग्न चार्ट में शनि मकर राशि में मिले, तो तुम शनि को नवांश चार्ट में कभी उच्च का नहीं देखोगे।
ऐसा क्यों है कि शनि वृश्चिक राशि में 12 डिग्री पर नवांश चार्ट में उच्च का दिख सकता है, मगर अपनी ही राशि मकर में चाहे कितनी भी डिग्री हो उच्च का नहीं दिख सकता? ये बहुत अहम नुक्ता है। मगर शनि की दूसरी राशि कुंभ में, जो कि एक मल्टीकोण राशि है, अगर वो 1 से 3 डिग्री के बीच में हो, मसलन 2 डिग्री पर, तो फिर नवांश चार्ट में वो तुला राशि में दिखेगा और उच्च का दिखाएगा। मगर अब वो धनिष्ठा नक्षत्र में है, जिसका मालिक मंगल है। मंगल की राशि मेष है, जहां शनि नीच का होता है। तो क्या वो मंगल के नक्षत्र में उच्च का हो सकता है? जरा सोचो। फिर 12 डिग्री पर मीन राशि में, मीन राशि बृहस्पति की है, जो शनि का कट्टर दुश्मन है। मगर मीन राशि में 12 डिग्री पर जब तुम नवांश बनाते हो, शनि फिर से तुला राशि में दिखेगा और उच्च का दिखाएगा। मगर अब वो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है। तो अगर वो अलग नक्षत्र में है, तुला नवांश तो है मगर नक्षत्र अलग है, तो क्या तुम फिर भी ग्रह को उच्च का कहोगे? फिर अगर वो मिथुन राशि में 1 से 3 डिग्री के बीच हो, मसलन 2 डिग्री पर, तो फिर से नवांश में तुला राशि में उच्च का दिखेगा। मगर अब वो किस नक्षत्र में है? वो मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में है। तो फिर मिथुन में 2 डिग्री पर, मगर नवांश में तुला में दिख रहा है और मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में, क्या तब भी तुम इसे उच्च का कहोगे? फिर 12 डिग्री पर कर्क राशि में। कर्क मकर के सामने वाली राशि है, जो शनि का 10वां घर है और वहां वो ताकतवर है। कर्क में शनि की फिर से बहुत ताकत घट जाती है। तो लग्न चार्ट में कर्क में 12 डिग्री पर, नवांश चार्ट में शनि तुला नवांश में दिखेगा, और वो क्या तब भी तुम शनि को उच्च का कहोगे? मैं यूं ही चले जा रहा हूं। और एक और मजेदार बात, अब मेष राशि में शनि नीच का होता है। तो लग्न चार्ट में अगर शनि मेष राशि में 20 से 23 डिग्री के बीच हो, देखो 21 या 22 डिग्री पर, तो नवांश चार्ट में वो तुला राशि में दिखेगा और भरणी नक्षत्र में होगा। क्या तब भी तुम नवांश में शनि को उच्च का कहोगे? दोस्तों, सिर्फ इस बात से कि वो किसी खास नवांश में पड़ रहा है, लग्न चार्ट की किसी राशि का एक छोटा सा हिस्सा, जब तुम 9 हिस्से बना रहे हो, सिर्फ इस बात से कि वो नवांश में, तुला नवांश में या किसी ग्रह की उच्च की राशि वाले नवांश में दिख रहा है, वो उच्च का नहीं हो जाता। तो ये ऐसे है जैसे अगर तुम किसी बहुत बहुत गर्म रेगिस्तान में हो, बिल्कुल तपती हुई रेत में, तो सिर्फ इस बात से कि तुम किसी छोटे से पेड़ की छांव में खड़े हो, तुम मौत से नहीं बच जाओगे अगर पानी नहीं है। अगर तुम धूप में हो तो तुम कुछ घंटे जिंदा रह सकते हो। बहुत गर्मी है, तुम कुछ घंटे जिंदा रह सकते हो। मगर अगर तुम छांव में हो तो शायद 10-12 या 13 घंटे जिंदा रह सकते हो। मगर अगर पानी ही नहीं है तो तुम 1-2 दिन जिंदा रह सकते हो और फिर मर जाओगे। अगर तुम रेगिस्तान में अकेले हो तो कोई बचाव नहीं, बस तुम थोड़े ज्यादा आराम में हो, थोड़े ज्यादा सुकून में। लग्न और नवांश चार्ट में भी यही फर्क है। अगर नवांश चार्ट में ग्रह उच्च का दिख रहा है तो वो अपनी लग्न वाली जगह से थोड़ा ज्यादा आराम में है। बस इतना ही। बहुत सारे श्लोक हैं जो बताते हैं कि कैसे कोई ग्रह लग्न में किसी खास राशि में होने के बावजूद, मगर नवांश चार्ट में किसी अलग राशि में होने की वजह से थोड़े अलग नतीजे लाता है। मगर तुम्हें कभी कोई ऐसा श्लोक नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि शनि लग्न में मेष राशि में है या शनि लग्न में कर्क राशि में है, मगर नवांश चार्ट में तुला नवांश में जाकर वो उच्च का हो जाता है और तुम्हें राजा बना देता है। ऐसा कोई श्लोक तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो नवांश चार्ट की प्लेसमेंट से गुमराह मत होना और ये मत सोचना कि सिर्फ इस बात से कि ये ग्रह नवांश में अपनी उच्च की राशि में जा रहा है, वो उच्च का हो गया। किसी ज्योतिषी दोस्त या कोई जो ज्योतिष का ढोंग करता हो, अगर वो ये कहे भले ही लग्न में बुरी स्थिति है, नवांश में तो उच्च का है, तो तुम बहुत अच्छी स्थिति में हो, तुम खाते पीते हो, तो उसके बहकावे में मत आना। ऐसी बातों पर मत सोचो। दूसरी बात जो मजेदार है और अक्सर लोग सोचते हैं, मेरा ग्रह लग्न चार्ट में तो नीच का है मगर नवांश चार्ट में उच्च का है। इसका मतलब मेरे 36वें साल के बाद जब मेरा नवांश चार्ट मेरा असली लग्न चार्ट बन जाएगा, तब मेरा ग्रह मुझे उच्च के नतीजे देगा। ये दूसरी गलतफहमी है
कि तुम्हारे 36वें साल के बाद तुम्हारा नवांश चार्ट तुम्हारा लग्न चार्ट बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। पिज्जा, अगर तुम उसके 9 टुकड़े कर दो और उसे 9 साल, 10 साल, 36 साल या 100 साल तक रख दो, तो भी वो पिज्जा ही रहेगा। सिर्फ इतने सालों तक रखे रहने से 36 साल या 40 साल या 10 साल या 100 साल या 1000 साल पिज्जा कभी केक नहीं बन जाता। तो मिथ्या व्याख्या मत करो और किसी के इस कहने से गुमराह मत होना कि नवांश में अगर ग्रह उच्च का है, नवांश में अगर कोई ग्रह योग दिखा रहा है तो योग लागू होता है। मिसाल के तौर पर एक ही राशि के अंदर 2 ग्रह, बृहस्पति मेष राशि में है, जब तुम मेष के 9 हिस्से बनाते हो तो वो कर्क नवांश में दिखता है, और चांद वृषभ राशि में है, उसके 9 हिस्से बनाने पर वो भी कर्क नवांश में दिखता है। नवांश चार्ट में दोनों एक साथ दिख रहे हैं। क्या इससे तुम्हें गजकेसरी योग मिल जाएगा? ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों? गजकेसरी योग की सीधी सी परिभाषा ये है कि लग्न चार्ट में दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में होने चाहिए या एक दूसरे के साथ होने चाहिए। अगर वो एक दूसरे से केंद्र में नहीं है और तगड़ी युति में नहीं है, मतलब अगर बृहस्पति 10 डिग्री पर है और चांद लग्न में या चौथे घर में या 7वें घर में या 10वें घर में 10 डिग्री पर या उसके आसपास नहीं है, तो गजकेसरी योग कोई तगड़ा योग नहीं है। तो फिर भले ही दोनों एक ही नवांश में पहुंच जाएं, मान लो मेष नवांश में या कर्क या तुला नवांश में, जहां भी अगर दोनों एक ही नवांश में आ जाएं, बृहस्पति मेष राशि के कर्क नवांश में है और चांद वृषभ के कर्क नवांश में है, और तुम्हारे नवांश चार्ट में ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो इससे कोई गजकेसरी योग नहीं बन जाता। योग नवांश चार्ट में लागू नहीं होता। ना ही नीच या उच्च होना नवांश चार्ट में लागू होता है, ना ही कोई योग या दोष नवांश चार्ट में लागू होता है, जो हमारे लिए राहत की बात है। अगर उच्च होना नवांश चार्ट में लागू नहीं होता, तो नीच होना भी लागू नहीं होता। हाँ, बेशक तुम ये जरूर कह सकते हो कि तुम्हारी स्थिति कुछ बेहतर है, अगर प्लेसमेंट थोड़ी अच्छी है तो तुम थोड़े ज्यादा आराम में हो। ये ऐसे है जैसे तुम 100 लोगों के साथ एक हॉल में बैठे हो और वहां बहुत बहुत गर्मी है। वो एक बंद जगह है और उसमें 100 लोग हैं। बस एक पंखा है, मगर तुम उस पंखे के थोड़े करीब बैठे हो। उस बंद जगह में अब भी बहुत घुटन है, 100 लोग सांस ले लेकर, मगर पंखे के नीचे होने की वजह से तुम उस शख्स से थोड़े ज्यादा आराम में हो जो शायद 15, 20 या 100 फीट दूर बैठा है। बस यही फर्क है, और तुम्हें नवांश में इससे ज्यादा कुछ नहीं पड़ना चाहिए। तो लग्न चार्ट को सबसे अहम चार्ट मानो। अहम चीज को अहम ही रहने दो। किसी के कहने से गुमराह मत होना, चाहे वो YouTube चैनल ही क्यों ना हो। तो दोष, योग, उच्च होना और नीच होना, ये सब नवांश चार्ट में लागू नहीं होते। ये सिर्फ लग्न चार्ट में लागू होते हैं। हालांकि श्लोक कहते हैं कि अगर कोई ग्रह लग्न में किसी राशि में है, मगर नवांश चार्ट में किसी दूसरे नवांश में चला जाता है, तो तुम्हें थोड़े अलग या थोड़े बेहतर नतीजे मिल सकते हैं, मगर बिल्कुल उल्टे नतीजे तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, अपनी कुंडलियों को खुद देखो। अगर कोई ग्रह लग्न में बहुत अच्छी जगह पर बैठा है, भले ही वो नवांश चार्ट में नीच का दिख रहा हो या किसी बुरी राशि में या किसी दुश्मन राशि में दिख रहा हो, नवांश चार्ट में उसके लिए कोई बुरी या दुश्मन राशि नहीं होती, तो भी वो अपनी ज्यादातर ताकत बरकरार रखता है। हो सकता है वो अपनी कुछ ताकत खो दे, क्योंकि वो नवांश चार्ट में किसी दुश्मन राशि वाले नवांश में पड़ रहा है। या फिर अगर ग्रह लग्न चार्ट में बहुत बहुत बुरी स्थिति में है, मगर नवांश में वो किसी दोस्त राशि में या अपनी राशि में या अपनी उच्च की राशि में दिख रहा है, तो वो अपनी 5 से 10% ताकत बरकरार रखता है। तो एक ग्रह जो लग्न में बहुत बुरी जगह पर है, वो नवांश में सिर्फ 5 से 10% ज्यादा ताकत हासिल करेगा। दूसरी तरफ एक ग्रह जो लग्न चार्ट में बहुत अच्छी जगह पर है, मान लो 90% ताकत के साथ, जब वो नवांश में जाता है और वहां किसी नीच की राशि या दुश्मन राशि में दिखता है, तो वो सिर्फ 5 से 10% ताकत खोएगा। मतलब अगर लग्न में उसकी ताकत 90% है, नवांश में नीच की राशि में जाने पर उसकी कुल ताकत 80% हो जाएगी। तो कुल ताकत को देखना होगा।
ग्रह की नवांश वाली प्लेसमेंट से गुमराह मत होना, चाहे वो किसी भी राशि में हो और चाहे वो कोई भी योग दिखा रहा हो। दूसरी बात, नवांश चार्ट में ग्रहों को एक दूसरे के सापेक्ष नहीं देखा जाता और नवांश चार्ट में घरों की भी उतनी अहमियत नहीं होती। ग्रह किस नवांश राशि में है वो ज्यादा अहम है। ग्रह नवांश में किस लग्न में है ये कम अहम है, मगर लग्न चार्ट का लग्न हमेशा ज्यादा अहम है। तो कृपया करके अपनी कुंडलियां फिर से देखो, अपनी प्लेसमेंट फिर से देखो। अगर तुमने नवांश पर बहुत ज्यादा ध्यान देकर या सिर्फ नवांश के भरोसे चलकर अपनी कुंडली गलत पड़ी है तो दोबारा विश्लेषण करो, दोबारा सोचो। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर तुम मुझसे कोई निजी सलाह लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क कर सकते हो। और फिर कभी किसी और वीडियो के साथ तुम्हारा दोस्त और रहनुमा इजाजत चाहता है। नमस्कार।